हे गाइस, गुड मॉर्निंग। सो ये वर्कशॉप में कुछ और 3-4 कंपनीज का एनालिसिस करते हैं। सबसे पहला है कि लाइक वीनस पाइप्स के बारे में बात करते हैं। ये आपको तो पता ही होगा, ये स्टील पाइप्स एंड ट्यूब्स बनाने वाली कंपनी है और हमारे देश में अगर आप देखोगे कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर, कंस्ट्रक्शन, कोई एयरपोर्ट, रेलवे, पेंट, केमिकल सेक्टर, हर सेक्टर में जहाँ भी मैन्युफैक्चरिंग होता है वहाँ पे आपको तो पाइप्स की ज़रूरत होती है, राइट। तो यहाँ पे क्या है कि अगर आपको इंडिया का अगले 5-10 साल में इनका पूरा इंडिया का जो ये मैन्युफैक्चरिंग का जो थीम का बारे में लोग जो बातें करते हैं उसमें आप ये पाइप्स के साथ खेल सकते हो, बिकॉज ऑफ कोर्स जहाँ भी मैन्युफैक्चरिंग है वहाँ आपको ये केबल्स, वायर्स, पाइप्स, रोप्स, ये सब चीज़ें लगता है, ठीक है। तो वीनस पाइप्स के बारे में अगर हम बात करें तो वीनस पाइप्स का नंबर्स तो बहुत ही अच्छे आ रहा है, ठीक है। मतलब इनका अगर आप देखोगे तो 2 सेगमेंट होता है, एक वेल्डेड सेगमेंट है और दूसरा आपका सीमलेस पाइप का सेगमेंट है, ठीक है। और ये क्या करते हैं, पाइप्स के साथ फिटिंग्स भी बेचते हैं। मतलब क्या है फिटिंग्स, मतलब से फॉर एग्जांपल वो पाइप को फिट करने के लिए जो होता है सामान, तो वो भी ये बनाते हैं। अब अगर आप फिटिंग्स बेच रहे हो ना, तो वो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है। पाइप्स क्या होता है, पाइप्स में भी वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स होते हैं, लेकिन पाइप्स आपका कॉमोडिटाइज प्रोडक्ट भी होता है। मतलब क्या कि कल अगर रॉ मटेरियल स्टील का प्राइस घट गया तो फिर आपको भी कम दामों में वो पाइप को बेचना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स लाइक फिटिंग्स वगैरह बेचा उस पाइप के साथ, तो क्या होगा, कस्टमर के लिए वन स्टॉप शॉप सोल्यूशन भी बन जाएगा, है ना। और उसके साथ साथ आपका यहाँ पे मार्जिन भी एक्सपेंड होगा फॉर द कंपनी, ठीक है। तो यहाँ पे वीनस पाइप्स मुझे अच्छा इसीलिए लग रहा है बिकॉज इफ यू लुक एट FY24 ओवर FY23 का वॉल्यूम्स का डेटा, तो वीनस पाइप्स हैव ग्रोन एट अ मच फास्टर पेस इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम्स ग्रोथ देन APL अपोलो एंड JTL। तो अगर आप APL अपोलो का देखोगे, FY24 में उनका वॉल्यूम ग्रोथ वॉज 12%, JTL का वॉज अराउंड 42-43%। लेकिन वीनस पाइप्स का इनका दो जो सेगमेंट है, अगर इनका मोटा मोटी एक एवरेज भी करोगे तो 60-70% का इनका वॉल्यूम ग्रोथ आया है, ठीक है। तो ये होता है बात कि वीनस पाइप्स आज सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी है, वन ऑफ द फास्टेस्ट मैं बोल सकता हूँ, एटलीस्ट APL अपोलो और JTL से तो ज्यादा ही है। दूसरे साइड में अगर आप देखोगे ये लोग क्या कर रहे हैं, इनका जो Q4 का जो नंबर्स आया है, राइट। तो देखो, अगर वॉल्यूम ग्रोथ आपका 50-60% है और लेट्स से सेल्स का ग्रोथ आपका 30-40%, इसका क्या मतलब, इसका मतलब यही है कि वॉल्यूम ग्रोथ से ही जो सेल्स का ग्रोथ आया है और यहाँ पे वैल्यू डिग्रोथ हुआ है। वैल्यू डिग्रोथ का मतलब जैसे मैंने बोला कि जब स्टील प्राइसेस नीचे की तरफ जाता है तो ये सारे जो कंपनीज है इनका अगर वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स का सेगमेंट कम है तो बाकी का जो सेगमेंट है वो कॉमोडिटाइज्ड है। सो लोअर स्टील प्राइसेस की वजह से क्या होता है, इनको भी कम दामों में पाइप्स को बेचना पड़ता है, तो यहाँ पे इनका वैल्यू डिग्रोथ होता है। आपने देखा होगा, मैंने JTL और APL अपोलो में यही चीज बताया कि उनका वैल्यू डिग्रोथ की वजह से सेल्स में उतना कोई ग्रोथ नहीं आया। ओवरऑल सेल्स ग्रोथ इज इक्वल टू वैल्यू ग्रोथ एंड वॉल्यूम ग्रोथ, दैट इज द फॉर्मूला, राइट। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि इनका रेवेन्यू 27% से ग्रो किया, राइट। 27% Q4 ओवर Q4, ये वीनस पाइप्स का बात हो रहा है, जबकि JTL का और APL अपोलो का Q4 ओवर Q4 में कोई सेल्स का ग्रोथ है ही नहीं। और यहाँ पे वीनस पाइप्स का जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है दैट ग्रू 81 और 82% YOY, मतलब इनको ऑपरेटिंग लेवरेज भी मिला। जैसे मैंने बताया कि अगर आप देखोगे पूरा ये जो तीन जो पाइप कंपनीज को मैंने जो ये पीयर टू पीयर भी जो करके दिया, बाकी दोनों में उतना वॉल्यूम ग्रोथ हुआ नहीं पिछले 3 महीने में, राइट, ओवर द 3 मंथ्स ऑफ लास्ट फिस्कल, जबकि इस कंपनी का तगड़ा वॉल्यूम ग्रोथ आया है, यही है बात। और दूसरे साइड में ये लोग क्या कर रहे हैं, वीनस पाइप्स के बारे में अगर बात बोलूं तो ये लोग ऑयल एंड गैस, फिर आप देखोगे रेलवेज, फिर आप देखोगे पेंट सेक्टर में भी घुस गए। मतलब अभी इनका अगर आप क्लाइंट लिस्ट देखोगे तो सारे बड़े बड़े इनके क्लाइंट्स है, तो जैसे पेंट्स, ऑयल एंड गैस, रेलवे, इन सब में गया तो इनको और भी काम मिलेगा, राइट, और भी इनको प्रोजेक्ट्स मिलेगा। यही है वीनस पाइप्स, तो मुझे अच्छा ही लगा बिकॉज जब मैं JTL का पढ़ा, APL का पढ़ा और उसके बाद मैंने वीनस का पढ़ा, तो मुझे वीनस सबसे अच्छा लगता है, फॉलोड बाय JTL एंड APL अपोलो, राइट, इन टर्म्स ऑफ पेस ऑफ ग्रोथ। नाउ यू कैन कम एंड टेल मी के लाइक अरे वो तो साइज बड़ा है APL अपोलो का एंड ऑल दैट, राइट, बट मार्केट तो यहाँ पे ग्रोथ को चेस करता है ना। तो मार्केट ग्रोथ को चेस करता है ओवर लेट्स से द साइज और द बिग बेस, तो ये आपको देखना पड़ेगा। दूसरा कंपनी के बारे में हम बात करते हैं PVR आइनॉक्स, अच्छी रिजल्ट नहीं है। तो इनका मॉडल देखिए, इनका मॉडल बहुत ही सिंपल है कि अगर लेट से कोई ब्लॉकबस्टर मूवीज आता नहीं है तो लोग मूवी हॉल में जाएंगे नहीं, तो इनका कलेक्शंस भी कम हो जाता है, बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस जो बोलते हैं। और दूसरे साइड में अगर लोग कम जा रहे हैं मूवी हॉल में तो उनका खाना पीना, पॉपकॉर्न, फूड एंड FMCG एंड वो जो बेवरेजेस वाला जो सेगमेंट है, फूड एंड बेवरेजेस लाइक पॉपकॉर्न हो गया, सैंडविच हो गई, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, वो भी कोई नहीं खाएगा।
सो बेसिकली क्या है कि सिंस पीवीआर का क्या है ना, पीवीआर का खुद का तो प्रोडक्शन हाउस नहीं है, पीवीआर इज नथिंग बट अ डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ फिल्म्स। आपने देखा होगा आइनॉक्स के साथ भी इन्होंने मर्ज कर लिया, और अभी इंडिया में आप देखोगे कि कोविड के बाद से लेके जब इतने सारे सिंगल स्क्रीन थिएटर्स बंद हो गए, जब पीवीआर ने अपना मार्केट शेयर को बढ़ाया इन टर्म्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, गॉट इट। लेकिन क्या है, सिंस इनका प्रोडक्शन हाउस नहीं है, आप सोचिए ना, अगर मैं 2 क्वार्टर पहले बोलूं तो ये एनिमल और मतलब ये रणबीर कपूर का एनिमल और भी इधर उधर का कोई अच्छे मूवीज आया था, ठीक है, तो उससे क्या हुआ था, उनका जो रेवेन्यू का डेटा बहुत अच्छे से ग्रो किया। लेकिन अगर मैं Q4 का बात करूं, ओवर लास्ट Q4 सेल्स ओनली ग्रू 11% एंड पीवीआर ऑल्सो सफर्ड लॉसेस, राइट। तो सिर्फ 11% का ग्रोथ क्यों, बिकॉज इस Q4 में ज्यादा कुछ नहीं आया था। ओनली वन मूवी आई कैन रिमेंबर जो लास्ट क्वार्टर में अच्छा था, वो है कि माधवन का एक मूवी था शैतान करके, ठीक है, जो कुछ ढंग का चला, लेकिन कोई बड़ा कोई सुपरस्टार बॉलीवुड का उतना कुछ आया नहीं Q4 में, और अगर आया भी तो वो उतना ढंग से चला नहीं। सो हैविंग सेड दैट कि यही पीवीआर का मॉडल का बहुत रिस्की फैक्टर है, बिकॉज आगे जो रिलीजेस आएगा उसके रेस्पॉन्स पे, मतलब कंटेंट पे डिपेंड करेगा कि पीवीआर का रिजल्ट क्या आएगा, है ना। तो ये होता है बात। एंड देन ऑफ कोर्स कि लाइक जैसे मैंने बताया कि इनका जो सारे सेगमेंट्स है वो लिंक्ड है अल्टीमेटली के लोग कितने मूवी हॉल में आते हैं। एक और बात है कि अभी मैं देख रहा हूँ कि पीवीआर आइनॉक्स क्या कर रहे हैं, उनका जो पॉपकॉर्न वगैरह बेच रहे हैं वो स्विगी जोमेटो से भी वो मतलब ऑनलाइन डिलीवरी भी चालू कर दिया। सो उनको समझ में आया कि लाइक अगर थोड़ा सा भी मॉडल को स्केल करना है, बिकॉज ये एक ऐसा मॉडल है जबकि कस्टमर को आना पड़ता है एक पीवीआर के अंदर, राइट, और पीवीआर के अंदर आके फिर वो खर्चा करेगा तो पीवीआर पैसा बनाएगा। लेकिन अभी यहाँ पे क्या कर रहा है कि थोड़ा थोड़ा करके वो जोमेटो स्विगी में भी दे रहा है, फिर उनका कोटक बैंक के साथ भी एक पार्टनरशिप है। सो बहुत कुछ तो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे अगर आपका खुद का प्रोडक्शन हाउस नहीं है ना, तो आप सिर्फ दूसरों पे डिपेंड करते रहोगे। लेकिन पीवीआर का एक एडवांटेज वो है कि स्केल, क्योंकि प्रोडक्शन हाउस भी यहाँ पे आके अपना पूरा बार्गेनिंग पावर नहीं डाल सकते, बिकॉज उनको भी पता है कि उनका मूवी रिलीज ढंग से होगा ही नहीं, लोगों तक पहुंचेगा नहीं अगर हम पीवीआर आइनॉक्स के थ्रू नहीं जाते तो, ठीक है। तो वहां पे इनका समझौता होता है, लेकिन ओवरऑल मुझे उतना नंबर्स अच्छा नहीं लगा। अच्छा, अब तीसरा है कि लाइक हम करूर वैश्य बैंक का बात करते हैं। करूर वैश्य बैंक एक साउथ इंडिया बेस्ड बैंक है जो 100 साल पुरानी हो, तो ये आप बोल सकते हो कि ऐसा बैंक जो बहुत धीरे धीरे चलता है, राइट, क्योंकि 100 साल के बाद भी अगर आपका लोन बुक का साइज है 75,000 करोड़, तो आपको समझ में आ ही जाना चाहिए, राइट। रीजनलाइज्ड बैंक है, क्योंकि HDFC बैंक 1994 में चालू हुआ और उसका लोन बुक बन गया 20 लाख करोड़, 25 लाख करोड़, ठीक है, मर्जर के बाद का बात कर रहा हूँ, और मर्जर से पहले भी 16-17 लाख करोड़ का लोन बुक था। तो आप 100 साल से हो, और इवन आई थिंक इट्स मोर दैन, आई थिंक इट्स 110 ईयर ओल्ड बैंक, तो उसमें से आपका 70,000 करोड़, मतलब मैनेजमेंट में कभी उतना भूख था ही नहीं। दूसरे साइड में अगर, बिकॉज देखो मैं ट्रैक करता हूँ सारे फाइनेंशियल्स, तो मेरा काम है कि आपको अपडेट्स देते रहना, लेकिन ऐसे कंपनीज जो इतनी धीमे ताल में आगे बढ़ता है तो मेरा पैसा को बढ़ाएगा नहीं, ठीक है। इवन दो इनका एसेट क्वालिटी अच्छा हो रहा है, मतलब इनका GNPA नंबर इज ओनली 1.4% नाउ। कोविड के टाइम इनका एसेट क्वालिटी बहुत खराब हो गया था, द GNPA नंबर वाज 8.4%। सो 8% से 1% में अपने एसेट क्वालिटी को लाया, मतलब अच्छा ही किया। इसके वजह से क्या हुआ, कंपनी को बहुत सारे प्रॉफिटेबिलिटी मैट्रिक्स में बूस्ट मिला, क्योंकि जितना आपका बुरा एसेट क्वालिटी होगा उतना आपको प्रोविजन करना पड़ेगा, एंड प्रोविजन इज एन एक्सपेंस ऑन द इनकम स्टेटमेंट, राइट। तो जितना एसेट क्वालिटी बेटर होगा, कम प्रोविजन हुआ, मतलब योर पैट एंड EPS विल गेट अ बूस्ट, मतलब यहाँ पे इनका पेस ऑफ ग्रोथ बढ़ेगा। तो यहीं पे वही हो रहा है, और जब आपका पैट और EPS बढ़ेगा तो आपका ROE का नंबर भी बढ़ेगा। तो यहाँ पे इनका जो ROE का नंबर दैट इज अराउंड 16%, लास्ट ईयर इट वाज अराउंड 14%। लेकिन ये जो ROE का जो ग्रोथ आया ना, ये आया बिकॉज ऑफ इंप्रूविंग एसेट क्वालिटी रादर देन एक्सपेंडिंग द बेस, गॉट इट। बिकॉज आज अगर देखोगे आप इनका लोन बुक ग्रू ओनली 16% एंड डिपॉजिट्स ग्रू ओनली 16%, मतलब हमारे देश में जो क्रेडिट ग्रोथ है उस एट पार चल रहा है या थोड़े से उससे कम चल रहा है, गॉट इट। और जैसे मैंने बताया कि 100 साल से अगर आपका 1 लाख करोड़ का भी लोन बुक आप नहीं बना पाए तो मतलब आप बहुत ही कंजर्वेटिव हो, ठीक है। तो ये हो गया बात। और अगर करूर वैश्य बैंक का अगर मैं थोड़ा सा बुक का ब्रेकअप का बात करना मैं भूल गया, तो इनका एक रिटेल बुक है, कमर्शियल बुक है, एग्री बुक है, और उनका एक कॉर्पोरेट बुक है। और रिटेल बुक अगर आप देखोगे, रिटेल बुक का जो मेजॉरिटी पार्ट है उनका होम लोन एंड लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी। तो ये जो 16% का जो उनका ग्रोथ आया है, उसमें से जो मेजॉरिटी ड्रैग है वो है कि कॉर्पोरेट बुक, द कॉर्पोरेट बुक हार्डली ग्रू 6-7% के आसपास, तो उतना अच्छा कुछ नंबर्स वो कॉर्पोरेट बुक ला नहीं पाया। इसके वजह से क्या हुआ, बट रिटेल का बुक ग्रू 18-19%। कमर्शियल मतलब जो यहाँ पे वो लोग क्या करते हैं, वो गोल्ड फाइनेंसिंग करते हैं इन दी एग्री स्पेस, जिनको वो कमर्शियल बैंकिंग वाला जो स्पेस है वो भी 17-18% से बढ़ा।
बट बिकॉज ओनली कॉर्पोरेट बुक ओनली ग्रीव 7% YOY, इसीलिए टोटल बुक का ग्रोथ इज ओनली 16%। हाँ, तो ये हो गया। अब लास्ट में दो कंपनी का बात हम करते हैं। एक हो गया आपका देवयानी इंटरनेशनल और दूसरा हो गया आपका आपका क्या बोलते हैं हमारा मैं नाम ही भूल रहा हूँ, देखिए स्पेशलिटी फूड्स, ठीक है। तो ये चीज़ कल मैंने एक वीडियो बना था जब स्पेशलिटी फूड्स के बारे में बोला था, राइट। तो लोगों का कुछ मेरे को डाउट आया कि लाइक QSR में बहुत स्कोप है एंड ऑल दैट, ठीक है। आपको एक चीज़ समझना पड़ेगा, स्कोप बहुत हो सकता है, लेकिन अगर कंपनी में ग्रोथ नहीं आएगा ना तो वो स्टॉक तो पैसा नहीं बनाएगा। आपने देखा होगा देवयानी का रिजल्ट ऑलरेडी आया। स्पेशलिटी इज अ स्पेशलिटी रेस्टोरेंट्स, वो QSR नहीं है, वो क्या है, वो मेनलैंड चाइना और फ्लेम एंड ग्रिल और इन सब का वो ओनर एंड ऑपरेटर है। तो यहाँ पे वो फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट्स में आता है। तो फाइन डाइनिंग हो या QSR हो, ग्रोथ कहीं पे नहीं है, ठीक है। और अगर आपका ग्रोथ नहीं है और रॉ मटेरियल प्राइसेस बढ़ गया और आपका मार्जिन्स भी घट गया तो इसमें आप ज़्यादा पैसे नहीं बनाओगे। सो यही वाला प्रॉब्लम है बिजनेसेस लाइक देवयानी, स्पेशलिटी रेस्टोरेंट्स। फिर आपने देखा होगा मैकडॉनल्ड्स का जो ऑपरेटर है हमारे देश में, वेस्ट लाइफ फूड वर्क्स करके, उनका भी रिजल्ट बहुत ही घटिया आया। सबका बहुत गंदा मार्जिन कॉन्ट्रैक्शन हुआ, मतलब मार्जिन फेल, मतलब इतना फेल हुआ कि पैट डिग्रीव 70%, 80%, 90%, है ना। आगे जाके देखना पड़ेगा डोमिनोज और बर्गर किंग का क्या आता है। आई एम ऑल्सो एज्यूमिंग के लाइक इनका अगर ऐसा सिचुएशन है तो उनका भी क्या ही होगा, राइट। सफायर फूड्स का भी वही सिचुएशन था। और सफायर और देवयानी दोनों KFC पिज्जा हट का है, ओनर ऑपरेटर है इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ज्योग्राफी, राइट। तो इनका पहले 20-25% से ग्रोथ हुआ करता था, अभी ग्रोथ भी इनका चला गया सेल्स का, मार्जिन कॉन्ट्रैक्शन हो गया, हाई PE में स्टॉक पड़ा है, क्या ही होगा, राइट। तो यही वाला है कि लाइक आज QSR में आप स्कोप के बारे में जितना भी बात करो, लेकिन ये भी तो देखो कि कितने ज़्यादा कंपटीशन भी हो रहा है। और जब आप टायर 2 टायर 3 सिटीज़ में जा रहे हो, जितने आप नीचे जा रहे हो उतना लोगों को चाहिए वैल्यू प्रोडक्ट। मतलब कोई, जो मैंने उस दिन भी वीडियो में बताया, कोई ऐसे 500 रुपये 700 रुपये का पिज़्ज़ा खाने के लिए राजी नहीं है यार। आप सबको चाहिए 60 रुपीज़, 80 रुपीज़, 100 रुपीज़। तो एक तरफ आपका दूध का खर्चा, चीज़ का खर्चा, तो आपका ग्रेन्स का खर्चा, वीट का खर्चा बढ़ते जा रहे हैं। दूसरे साइड में आपको सिर्फ कस्टमर को वैल्यू प्रोपोजिशन देते जाना है। और कब तक आप वॉल्यूम्स का गेम खेलोगे, क्योंकि कुछ QSR में यही भी हो रहा है कि उनका कुछ वॉल्यूम्स का ग्रोथ आया भी है, ठीक है, लेकिन ओवरऑल सेल्स का ग्रोथ नहीं आया। बिकॉज क्या हुआ, इनको सस्ते में माल बेचना पड़ रहा है कस्टमर का फुटफॉल के लिए, बिकॉज इतने कॉम्पिटिशन हो गया। और आज तो स्विगी जोमेटो तो हर कोई भी कंपनी का खाना आपके घर में लेके आ रहा है। तो पिज्जा में वो डोमिनोज का वो जो मोड था, आई गेस वो चला गया। आज तो पिज्जा बहुत कंपनी बना रहे, छोटे छोटे कैफेज भी पिज्जा बनाने लग गया, वुड फायर पिज्जा, ये पिज्जा वो पिज्जा। तो मतलब बहुत ही, मतलब ये सिचुएशन अच्छा नहीं है। ट्रैक करते रहो, ठीक है, अगर सिचुएशन बेटर हुआ तो फिर इन्वेस्ट करना। लेकिन ऐसे मौके में क्या होता है ना, लोग पैसे डाल देते हैं, स्टॉक गिरा है इसलिए, ये सोच के कि सिचुएशन ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर आप पैसे डाल दिए और अगले 3 साल भी कुछ नहीं हुआ, 5 साल भी कुछ नहीं हुआ, राइट, तो आपका तो पैसा अटक गया ना। तो सिर्फ ऐसे मैक्रो बुलशिट कहानी पे मत जाइए कि इंडिया में डिस्पोजेबल इनकम बढ़ रहा है तो QSR पैसा बना लेगा। ऐसे मत सोचना, आपको कंपनीज को ट्रैक करना है। और जो कंपनी लेट से सेक्टर में फास्टेस्ट ग्रोइंग है, जो कंपनी लेट से अपने सेल्स को अच्छे रेट से ग्रो कर रहा है, ऑपरेटिंग लेवरेज है, एक्सपेंशन कर रहा है, उसी में आपको पैसा डालना है और पैसा बनानी है।